दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम हिंदी का जो रीट 2015 में पूछे गए टोटल 30 क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हैं। तो आज हम बात करेंगे इन टोटल प्रश्नों की। इन टोटल 30 प्रश्नों की। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में, लास्ट तक लाइक शेयर करते रहें। और अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें। और सभी एग्ज़ाम के ओल्ड सॉल्व्ड पेपर देखने के लिए आप MGV स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। तो बात कर लेते हैं, ये हिंदी के जो 30 क्वेश्चन है ये रीट 2015 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सी-टेट और सभी राज्य स्तरीय टेट और शिक्षक परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। तो बात कर लेते हैं कि ये रीट हिंदी प्रीवियस एग्जाम पेपर 2000 ये सॉल्यूशन है, इसको हम हल करने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये टोटल 30 क्वेश्चन किस प्रकार से। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का क्या उपाय है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी छात्र के शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर है उपरोक्त सभी। शब्दकोश का उपयोग करना चाहिए, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे एवं नए शब्दों का प्रयोग करना, आंसर उपरोक्त सभी है। इन सभी प्रयोग के माध्यम से छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि की जा सकती है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में हमारे पास है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन कौन सा नहीं है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो साधन लिखित अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है उसको बताना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है वाद विवाद है। ये लिखित न होकर के ये मौखिक अभिव्यक्ति है, ये मौखिक अभिव्यक्ति है। और पत्र लेखन, निबंध लेखन, नाटक लेखन, ये सभी जो लेखन ये तीनों ही लिखित अभिव्यक्ति का साधन है। और वाद विवाद मौखिक अभिव्यक्ति है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है थर्ड। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, SITE क्या है। यहाँ पे SIT साइट, ये हमारा आंसर है उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। आंसर है SITE उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में हम बात करने वाले हैं आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आगमन विधि के रूप कितने हैं। तो 2 रूप है आगमन विधि के। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है। कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो बहुत ही उपयोगी होते हैं, लेकिन इसका प्रमुख जो कारण है तो वो यहाँ पे हमारे पास जो प्रमुख कारण है वो कौन सा है। तो इन दोनों में से नहीं है। अब हम चलते हैं आगे जो ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दे रहे, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनमें जो मूल्यांकन किया जाता है वो निष्पक्ष होता है और इसीलिए ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। और क्वेश्चन 6 में बात कर रहे हैं बालकों को लिखना सीखने से पहले क्या आवश्यक है। कि अगर हम बालक को लिखाना चाहते हैं तो उससे पहले क्या सिखाना आवश्यक है या क्या करना आवश्यक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। अगर हम किसी भी बालक को लेखन कार्य प्रारंभ कर रहे हैं या लिखना कुछ सिखाना चाहते हैं तो पहले उसके अंदर उससे संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न करना, या हम कह सकते हैं उसको लिखने के लिए मोटिवेट करना, ये बहुत ही आवश्यक है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में की जा सकती है। कि अगर हम बात करें कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रश्न के माध्यम से
और उत्तर देते समय अपने विचार अच्छी तरह से व्यक्त करना चाहता है तो उनके लिए सबसे उपयुक्त है निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न में अपने विचारों की अभिव्यक्ति पूर्णतया प्रस्तुत की जा सकती है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में प्रिंट मीडिया में किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे बात करने वाले हम प्रिंट मीडिया की, और प्रिंट मीडिया में पाठ्य पुस्तक को शामिल नहीं किया जाता है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं और विद्यालय पत्रिका ये तीनों ही प्रिंट मीडिया में शामिल की जाती है, लेकिन जो पाठ्य पुस्तक है ये प्रिंट मीडिया का कोई साधन नहीं है और ना ही इसको प्रिंट मीडिया में शामिल किया जा सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक की, और हमारा आंसर है W.H. किलपेट्रिक। योजना विधि के जो प्रवर्तक है वो किलपेट्रिक है। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में आपसे पूछा जा रहा है छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय क्या आवश्यक है? कि यदि हम छात्रों के मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता जांचना चाहते हैं, अगर उनकी योग्यता देखना चाहते हैं तो इसलिए आवश्यक है एक तो उसका शुद्ध उच्चारण, और दूसरा जो उचित गति, जो उसके पढ़ने की उचित गति है, और व्याकरण सम्मत भाषाओं का प्रयोग करना। तो ये तीनों ही उपयुक्त सभी यहाँ पे, तो तीनों ही सही है कि एक तो शुद्ध उच्चारण करना, गति जो उचित गति है उसका देखना, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना, और हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे है उपरोक्त सभी। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में मूल्यांकन प्रक्रिया त्रिमुखी बता करके त्रिकोण के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मूल्यांकन के त्रिमुखी आयाम को किसने प्रस्तुत किया था? तो हमारा आंसर है ब्लूम। ब्लूम ने मूल्यांकन को त्रिमुखी बताया है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में भाषा का मुख्य कौशल कौन सा है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भाषा का मुख्य कौशल कौन सा है? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी है, बोलना, लिखना, सुनना, और ये भाषा के सभी मुख्य कौशल है। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में निम्न में से सर्वदृश्य सामग्री कौन सी नहीं है? आपसे ये पूछे जा रहे हैं कि जो सर्वदृश्य टाइप की प्रकार की सामग्री है वो कौन सी नहीं है? तो ये जो छाया चित्र है ये सर्वदृश्य सामग्री नहीं है, और ये जो दूरदर्शन, चलचित्र, ड्रामा, ये तीनों ही सर्व एवं दृश्य प्रकार की सामग्री है, जबकि छाया चित्र नहीं है। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या किया जा सकता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो उपचारात्मक शिक्षण है इसके माध्यम से क्या किया जा सकता है? तो आंसर है छात्रों की कमजोरी का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। कि इसमें जो छात्रों के अंदर जो कमजोरी होती है उस कमजोरी को दूर किया जाता है और शिक्षण कार्य के करते हैं। और चलते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? यदि हम किसी छात्र में जो उच्चारण दोष है और उनको सुधारना चाहते हैं तो वो कब तक पूरा कर लेना चाहिए, या कौन सी कक्षा तक पूरा कर लेना चाहिए? तो ये प्रारंभिक कक्षाओं में पूरा कर लेना चाहिए। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में स्वर्ण कौशल को
कि विकसित करने के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त है। अगर हम श्रवण कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त प्रणाली कौन सी है या कौन सी है, तो यहाँ पे हमारी उपयुक्त प्रणाली है खेल प्रणाली। खेल प्रणाली के माध्यम से जो श्रवण कौशल है उसको हम दूर कर सकते हैं या उसको विकसित कर सकते हैं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम कौन सा है, कि अगर हम छोटे बालकों में कल्पना शक्ति को विकसित करना चाहते हैं तो हम कैसा माध्यम अपनाएं। और ये हमारा है आंसर, परियों की कहानी। परियों की कहानी सुना करके बालकों में हम कल्पना शक्ति का विकास कर सकते हैं, कि कल्पना शक्ति जो परियों की कहानी के माध्यम से बालकों में विकसित हो सकती है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, तो बात करने जा रहे हैं भाषा शिक्षण का सिद्धांत। और हमारा क्वेश्चन जो 18 है इसमें प्रेरणा का सिद्धांत है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत है और जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है। आंसर है उपरोक्त सभी। भाषा शिक्षण के सिद्धांत उपरोक्त सभी है, प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत और जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का माध्यम है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मौखिक जो अभिव्यक्ति है उसका अगर हम उस कौशल का विकास करना चाहते हैं तो उनमें से कौन सी विधि या कौन सा माध्यम उपयुक्त है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वाद विवाद माध्यम। तो यहाँ पे अब जब हम मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करना चाहते हैं तो वाद विवाद जो विधि है ये सर्वाधिक उपयुक्त है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 में भाषाई कौशलों जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास किस कक्षा तक हो जाना चाहिए। यहाँ पे ये भाषा के कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सबसे पहले सुनने का कार्य करता है छात्र, फिर उसको बोलता है, फिर उसको पढ़ता है और फिर उसको लिखता है। और इनका विकास है वो किन कक्षा तक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर है जो 5वीं कक्षा तक। कक्षा 5 तक छात्र में सभी भाषाई कौशल का विकास हो जाना आवश्यक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और इसको हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन 21 में हिंदी भाषा शिक्षण की विधि कौन सी है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा शिक्षण की विधि की। और हिंदी भाषा की जो शिक्षण विधि है वो उपरोक्त सभी है। अनुकरण विधि है, आगमन निगमन विधि है और प्रयोगशाला है। ये उपयुक्त सभी तीनों ही है वो हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22 में हिंदी भाषा शिक्षण की विधि कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है उपरोक्त सभी हिंदी भाषा की शिक्षण विधि है। और चलते हैं बात करते हैं आगे। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23 में गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि जब हम छात्र को घर पे कार्य करने के लिए देते हैं तो ये उसके लिए क्यों आवश्यक है। और यहाँ पे हमारा आंसर है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देने का उद्देश्य से बालक को गृह कार्य होमवर्क दिया जाता है, कि जो पाठ पढ़ाया गया है उस पाठ को दोहराने के लिए बालक को एक अवसर प्रदान किया जाता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24।
क्वेश्चन 24 में भाषा शिक्षण के उपागम कौन से है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भाषा शिक्षण के उपागम की। तो यहाँ पे आंसर है पाठ सह सर्ग उपागम एवं रचना शिक्षण उपागम, ये भाषा शिक्षण के उपागम कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्नलिखित में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? कि हम अगर शिक्षक के किसी प्रश्न पत्र का निर्माण करना चाहता है तो उससे पहले उस शिक्षक को कौन से प्रपत्र को तैयार कर लेना चाहिए? तो ये है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जिसको नील पत्र भी कहा जाता है, और उसको तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन 26 में भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल कौन सा है? तो यहाँ पे हमने बात की थी भाषा दक्षता कौशल जो कि प्रारंभिक कौशल कौन सा है, कि भाषा दक्षता में हमारे पास टोटल जो है वो 4 कौशल होते हैं, और इनमें से जो प्राथमिक जो सबसे पहले होता है वो सुनने का कौशल होता है, और ये सबसे प्राथमिक या सबसे पहला है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन 27 में भावनात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी कौन सी है? अगर हम भावनात्मक पक्ष को मापना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी जो उपयुक्त मापनी है? और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो अभिवृत्ति मापनी है। अभिवृत्ति मापनी के माध्यम से भावात्मक पक्ष को मापा जा सकता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण करने का चरण नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर लें उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है, वो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो छात्रों की कमी की जानकारी प्राप्त करना। छात्रों की कमी की जो जानकारी प्राप्त करना, ये उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन 29 में भाषा शिक्षा का विशेष अनिवार्य गुण है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भाषा शिक्षा का विशेष जो अनिवार्य गुण है वो कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है शुद्ध उच्चारण। भाषा शिक्षा का जो विशेष अनिवार्य गुण है वो है उच्चारण। शुद्ध उच्चारण करना भाषा शिक्षण का अनिवार्य गुण है। और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 30, जो इस क्वेश्चन का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाषा सीखने का एक तो स्वाभाविक कि मानव है वो अपने स्वभाव से ये बातें स्टार्टिंग में सीखता है, फिर वो किस प्रकार से, और मनोवैज्ञानिक क्रम भी इसको माना जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन जो कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और इसको बोला जाता है LSRW। ये इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। L बोले तो लिसन सुनना, S बोले तो स्पीक बोलना, R बोले तो रीड पढ़ना, और W राइटिंग करना। LSRW ये भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।